अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 14.7। सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम डिस्कशन कर रहे हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की। और आज हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो है 14.7। इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेट से एक रीजन है इस तरह से, इसमें से ये चार्ज पार्टिकल लेट से पॉजिटिव चार्ज है, ये एक वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया गया है और ये इस रीजन में से स्ट्रेट पास कर गया है इस तरह से। दैट मीन्स इसके ऊपर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल आ गया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अप्लाइड ही नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ जीरो है? तो इसके लिए हम जरा डिस्कशन कर लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, वो होता है Q V क्रॉस B के इक्वल। और फर्दर हम ये बात जानते हैं कि A क्रॉस B बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, वो AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n के इक्वल होता है। सो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा Q VB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। और जब आप इस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे इस तरह से, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा Q VB साइन थीटा। अब स्टेटमेंट यह है कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो है क्योंकि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहा है। दैट मीन्स Q VB साइन थीटा का आंसर जीरो के इक्वल आ रहा है। तो अब जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो क्या हैं? वो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, या फिर साइन थीटा का आंसर जीरो के इक्वल आएगा। अब गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक चूंकि एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो पहली दो टर्म्स तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन से बाहर आ चुकी हैं। सो अब या तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है या फिर साइन थीटा जीरो है। सो अब अगर ऐसा हो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड तो हो लेकिन वो या तो वेलोसिटी के पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। और ये आंसर कहां से आता है, ये इस जगह से आता है कि अगर साइन थीटा जीरो के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल बनेगा, ये साइन इनवर्स ऑफ जीरो के इक्वल बनेगा। तो ये थीटा या तो 0 डिग्री बनेगा या फिर 180 डिग्री बनेगा। अगर 0 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, और अगर 180 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल है। तो इस केस में ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाइड होगी लेकिन चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा होगा। तो हम ये बात श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि अगर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाजमन उस रीजन में जीरो स्ट्रेंथ की है। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो लेकिन उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। तो इस तरीके से आंसर करना है। अब हम आंसर लिखेंगे किस तरह से, उसके लिए हम जरा आंसर को रीड आउट कर लेते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय charge particle carrying charge Q moving with a velocity v in a magnetic field B is given by FB is equal to Q V cross B, and it is equal to Q VB sin theta into unit vector n, and its magnitude is given by FB is equal to Q VB sin theta. If any charge particle is moving through some region of space undeflected, then above explained expression becomes FB is equal to Q VB sin theta is equal to 0. So चूंकि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहा है उसके ऊपर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो के इक्वल होगा। Since the charge particle is moving in the region, so it makes Q is not equal to 0 and V is not equal to 0. स्टेटमेंट यही है कि if a charge particle is moving, so Q और V जीरो नहीं हो सकते। We are left with two possibilities. Either there is no magnetic field applied in the region, i.e. B is equal to 0 or sin theta is 0. If B is equal to 0, then we can say that the magnetic field in the region is 0 as asked in question. But if sin theta is equal to 0, we get
थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 that is equal to 0 degree or 180 degree. Here we can conclude that the charged particle may be moving parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field. Both conditions may or may not be correct simultaneously. That means या तो ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो और जो थीटा है वो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री बन रहा हो. दैट मीन्स जो साइन थीटा का आंसर है वो 0 हो. तो इन दोनों में से कोई एक काम भी हो सकता है और ये दोनों काम इकट्ठे भी हो सकते हैं. यहाँ पे एक बात एक्सप्लेन करता चलूं कि ये जो साइन इनवर्स है ये क्या होता है. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 14.8. पूछा गया है व्हाई डज द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो टीवीज हमारे घरों में आजकल मौजूद हैं, जो स्मार्ट टीवीज हैं, वो एलसीडीज या फिर एलईडी टीवीज होते हैं. यूजुअली एलसीडी से मुराद होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसमें क्रिस्टल की अलाइनमेंट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए से चेंज किया जाता है और तस्वीर बनाई जाती है. और जो एलईडी है वो है लाइट इमिटिंग डायोड बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें एक एक पिक्सल के ऊपर 3 कलर की एलईडीज होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिनके कंबाइंड इफेक्ट से पूरी पिक्चर जनरेट होती है. और किसी भी टीवी स्क्रीन की बात की जाए तो इसके अक्रॉस अगर रेजोल्यूशन 1024 इंटू 768 है तो इस डायरेक्शन में 1024 पिक्सल्स हैं और इस डायरेक्शन में 768 पिक्सल्स हैं. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरी स्क्रीन के ऊपर कितने पिक्सल्स हैं और हर पिक्सल के ऊपर 3 एलईडीज लगी हुई हैं. तो इनके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से पिक्चर डिस्प्ले होती है. इसके अलावा प्लाज्मा टीवी टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आजकल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम जिस टीवी की बात कर रहे हैं वो ये वाले टीवी नहीं है. हम जिन टीवीज की बात कर रहे हैं वो ओल्ड स्टाइल्ड टीवीज हैं. इस तरह से कि लेट्स से अगर ये टीवी की स्क्रीन है तो इसके बैक के ऊपर जो टीवीज हैं वो इस तरीके से दिखाई दे रहे होते हैं. दैट मीन्स इसमें टीवी के अंदर पिक्चर ट्यूब मौजूद है. सो हमारा क्वेश्चन पिक्चर ट्यूब बेस्ड टीवी के ऊपर है. कोई भी पिक्चर ट्यूब में सबसे बेसिक रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन फायरिंग मैकेनिज्म. लेट्स से ये एक चैम्बर है पिक्चर ट्यूब की बैक साइड के ऊपर इस तरह से, और इस चैम्बर के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन गन्स मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती हैं. एक ये इलेक्ट्रॉन गन है, एक इलेक्ट्रॉन गन ये वाली है और एक इलेक्ट्रॉन गन ये वाली है. सो ये 3 डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रॉन गन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को फायर करती हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस की सूरत में. दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी गेन करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड के प्रोपोर्शनल गेन करते हैं. सो दैट मीन्स वेलोसिटी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड या फिर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वेलोसिटी. सो जिस कदर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा उस कदर ज़्यादा वेलोसिटी से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे. और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो वेलोसिटी है और जो पोटेंशियल है जो रेड कलर की प्लेट के अक्रॉस और जो पोटेंशियल है जो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन गन पे अप्लाई किया गया है उसकी वैल्यू कम है. किससे? उस वेलोसिटी से जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स की है जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन गन से फायर हुए हैं या फिर उस गन के अंदर अप्लाइड पोटेंशियल से. और उसकी वैल्यू कम है किससे? उसकी वैल्यू कम है ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन गन से फायर होने वाले इलेक्ट्रॉन से या फिर ब्लू गन में अप्लाइड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से. तो इसका मतलब है सबसे हाई वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन गन से फायर्ड इलेक्ट्रॉन्स की होगी जो कि पर्पल या ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है. अब हम ये बात जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं और वो किसी मटेरियल से स्ट्राइक करते हैं तो वो प्लैंक्स लॉ के मुताबिक जो आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है और हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 19 में भी पढ़ेंगे, जिसमें एनर्जी किसी भी जो पार्टिकल की है जो कि
फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स की है 1/2 mv² के इक्वल है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और वो एक्साइट होंगे जब वो डी एक्साइट होंगे तो जो एनर्जी इमिट करेंगे वो प्लैंक्स लॉ के मुताबिक एच ओमेगा या फिर फिजिक्स में एच एफ की सूरत में लिखी जाएगी, जहां पे एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जो कि इमिट होगी। और फर्दर आप इसे एच सी ओवर लेमडा भी लिख सकते हैं, जहां पे v इज इक्वल टू एफ लेमडा के एक्सप्रेशन को यूज करते हुए एफ की जगह पे v ओवर लेमडा लिखा है। और चूंकि जब लाइट इमिट होती है तो उसकी लाइट की स्पीड c से रिप्रेजेंटेड होती है, इसलिए c ओवर लेमडा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर चुका है। सो इस एनर्जी का फोटोन यहाँ से इमिट आउट होगा। सो क्या बताया गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आते हुए किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देता है और वो अपर शेल में जाता है, तो जब वो अपर शेल से वापस लोअर शेल में जंप करता है तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में इतनी एनर्जी इमिट होती है। अब यहाँ पे ये बात नोटिस करने की है कि जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है QV या फिर EV लिख दीजिए, आप Q की जगह पे E लिख दीजिए, माइनस साइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी इमिट होगी, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही कम वेवलेंथ होगी। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो रेड कलर में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो सबसे कम है। सो रेड कलर का फोटोन जब आगे लगी हुई किसी स्क्रीन से स्ट्राइक करेगा इस तरह से कि लेट्स से ये टीवी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन के अंदर एक स्पेशल मटेरियल फॉस्फर से बनाई गई स्क्रीन प्लेस्ड की जाती है, दैट मींस जो फ्रंट ग्लास पैनल है उसकी बैक साइड के ऊपर। तो जब यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फायर होता हुआ इस जगह के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो स्क्रीन के जिस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और डी एक्साइटेशन में रेड कलर इमिट होता है। और जब ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटमेंट है वो पहले से ज्यादा हायर लेवल पे होती है और इसके डी एक्साइटेशन के नतीजे में ग्रीन कलर की लाइट इमिट होती है। सो अगर यहाँ पे इस जगह के ऊपर ग्रीन कलर्ड इलेक्ट्रॉन गन से फायर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो स्क्रीन के इस पॉइंट के ऊपर ग्रीन कलर अपीयर होगा। और अगर ब्लू कलर की गन से रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है तो जो एक्साइटेशन है वो पहले से भी ज्यादा हायर लेवल पे होगी। और जब ये डी एक्साइटेशन होगी तो जो फोटोन इमिट होगा वो किस कलर का होगा, वो ब्लू कलर का होगा। अब यहाँ पे इस कैथोड रे बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम फायर होकर स्क्रीन के ऊपर पड़ रही है, इसमें डिफ्लेक्शन सिस्टम भी मौजूद है। दैट मींस यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ पे मौजूद हैं वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जिनके ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाइड होते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम्स ट्रैवल करते हुए अपने पाथ से बेंड करती हैं और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। सो इन्हीं बीम्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से, डिफरेंट कलर की मिक्सिंग की वजह से पूरी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर जनरेट होती है जिसे हम देखते हैं। अब चूंकि कैथोड रे बेस्ड पिक्चर ट्यूब टेलीविजन के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करके पिक्चर जनरेट करती है, इसलिए अगर हम कोई मैग्नेट करीब लाएंगे इस स्क्रीन के ऊपर तो इस इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जिसका एक्सप्रेशन QV×B है। और इसमें चार्ज चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का है नेगेटिव है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स -EV×B बन जाएगी। और नतीजा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्रेट इस पॉइंट पे आने चाहिए थे वो या तो अपने पास से थोड़ा सा नीचे या फिर ऊपर बेंड कर जाएंगे। यही काम तमाम इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा कि वो अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर जाएंगे। और इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में ये होगा कि जब इनके कॉम्बिनेशन से पिक्चर बन रही है और इनका पाथ ही डेविएट हो गया तो जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्टेड बनेगी, उसकी कलर मिक्सिंग खराब हो जाएगी। सो उसको करेक्ट करने के लिए भी जो टीवीज है, मॉनिटर्स हैं जो कैथोड रे ट्यूब के ऊपर बेस करते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म मौजूद होता है, लेकिन उसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। और वो मैकेनिज्म कहाँ अप्लाइड होता है कि जो टीवी के साइड्स के ऊपर इस तरीके से स्पीकर्स पड़े होते हैं वो भी तो मैग्नेट कंटेन करते हैं अपने अंदर, तो उनकी वजह से पिक्चर डिस्टॉर्ट नहीं होती क्योंकि उनके इफेक्ट को कैंसिल आउट किया होता है स्पेशल टेक्नोलॉजी की मदद से। सो अगर आप यहाँ पे मैग्नेट कोई और करीब आते हो तो अब तस्वीर खराब हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो सेम मैकेनिज्म दोबारा यूज कर लो, एक तरह से स्क्रीन को रिफ्रेश कर लो, तो उससे उसका इफेक्ट भी कैंसिल आउट हो जाता है।
ये मैकेनिज्म है। अब हमने इस बात को एक्सप्रेस किस तरह से करना है, उसके लिए हम जरा आंसर को रीड आउट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, द पिक्चर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ एन ओल्ड स्कूल कैथोड रे टेक्नोलॉजी बेस्ड टीवी। ओल्ड स्कूल एक फ्रेज है जिसका मतलब है पुरानी टेक्नोलॉजी। कंटेनिंग अ पिक्चर ट्यूब इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइकिंग द टीवी स्क्रीन। 3 electron guns fire the electron beams, each containing electrons moving with different velocities. The electrons contained in each beam produce colors when they strike the inside screen of the TVs, made with special phosphor that shows the phenomena of luminescence. Luminescence क्या है कि जब electrons beam strike करेंगे तो light emit होगी. The color appears on the screen is red for the lowest energy electrons, it is green for intermediate energy electrons, and it is blue for high energy electrons. Picture is produced by combined effect produced by 3 electron guns. When we bring a magnet near the screen of such TVs, the electrons experience a magnetic force according to the formula Fb is equal to minus EV cross B. Upon deviation of the electrons from their expected path, the picture appearing on the TV screens become distorted. यहाँ पे आपने velocities की टर्म यूज करनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 14.9। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट। तो अगर ये केस है कि इस तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल हैं मैग्नेट के, दो डिफरेंट ओरिएंटेशंस बना रहा हूं, ये है नॉर्थ और ये है साउथ पोल। हमने इसका टॉप व्यू भी लेना है तो उसके लिए अगेन यहां पे नॉर्थ और साउथ को इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। लेट्स से जो कॉइल है वो इस तरह से प्लेस्ड है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और अब ये है कि यहां पे जो कॉइल है वो इस तरह से प्लेस्ड है और ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है। और अगर हम टॉप व्यू लेते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देती है कॉइल, जब ये इस ओरिएंटेशन में है और इसमें करंट हमें इस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, और जब यहाँ से देखते हैं तो हमें इस डायरेक्शन में कॉइल दिखाई देती है जिसमें करंट इस तरफ जा रहा होता है। पहले केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के साथ पैरेलल है, लेकिन इस केस में ये परपेंडिकुलर है इस तरह से। इस केस में पैरेलल है और इस केस में परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला है FB इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो। तो यहाँ पे लेंथ डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स आर राइट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे करंट इस तरफ है इसलिए मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इनटू द पेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लगने वाली जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और जब ये यहाँ पे इस तरह से प्लेस्ड है तो चूंकि करंट इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रही है। इस वजह से ये कॉइल के ऊपर कोई टॉर्क तो एक्ट करेगा नहीं, इसलिए ये रोटेट नहीं करेगी। इस केस में जो है वो टॉर्क जीरो हो जाएगा। इस बात को हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। मैथमेटिकली जो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो है NIAB कॉस ऑफ अल्फा। जहां पे अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा वो वाला एंगल है जो कि नॉर्मल टू द, जो कि प्लेन ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में बन रहा है, जिसमें प्लेन ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में बन रहा है। ये नॉर्मल टू द एरिया का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले केस में देखें तो चूंकि अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री है और कॉस अल्फा दैट मीन्स कॉस 0 डिग्री 1 होगा, तो इसलिए इस केस में जो टॉर्क का आंसर है वो क्या होगा, वो होगा टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। और इस केस में जो अल्फा है वो कितना है, वो है 90 डिग्री, और कॉस अल्फा दैट मीन्स कॉस 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है, इसलिए इस केस में टॉर्क 0 हो जाएगा।
डेरिवेशन के लिए जो आप स्टेप्स यूज करोगे वो ये होंगे कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है। तो अगर कहा गया है कि टॉर्क जीरो है, दैट मीन्स कॉइल विल नॉट टेंड टू रोटेट, तो या तो n जीरो के इक्वल है, या फिर करंट जीरो के इक्वल है, या फिर एरिया जीरो के इक्वल है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो के इक्वल है, या फिर कॉज ऑफ अल्फा जीरो के इक्वल है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इज इट पॉसिबल टू अ करंट लूप, तो ना करंट जीरो है ना ही नंबर ऑफ टर्न जीरो है, एटलीस्ट वन तो है ही। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है और अगर लूप है तो उसका कुछ एरिया भी होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इट विल नॉट टेंड टू रोटेट, दैट इज कॉज अल्फा इज जीरो, और अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ जीरो, दैट मीन्स आइदर 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो दो वैल्यूज के दरमियान में एंगल 180 से ज्यादा आमतौर पर सोल्यूशन में नहीं लिया जाता, इसलिए हम यहाँ पे 90 डिग्री कह देंगे और हम कहेंगे कि जो कॉइल है वो इस तरह से प्लेस्ड है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से पास कर रही है इस तरह से। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, द फार्मूला फॉर टॉर्क इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा, here n represents number of turns of a coil, I shows current passing through the coil, A is the area of coil and B is applied magnetic field. According to given statement, none of these terms is zero. Cos alpha is the cosine of the angle found between magnetic field direction and plane of the area of the coil. We are concerned with orientation, so we can write tau is proportional to cos alpha, where NIAB is considered constant. So a current carrying loop in a uniform magnetic field will not tend to rotate only if plane of the area is held perpendicular to the applied magnetic field's direction, i.e. cos alpha is equal to 0 or alpha is equal to cos inverse of 1, that is 90 degree or 270 degree. Angle between two terms is not considered greater than 180 degree, so 90 degree is the angle between plane of the coil and magnetic field, which represents the orientation when coil will not tend to rotate. आज के लेक्चर में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 14.9 तक डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।